वेलकम स्टूडेंट। आज जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो है जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड जीनोमिक्स इस टॉपिक पे। ओके, ये बोर्ड पे जो मैंने लिखे हैं ये सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर्स के, जो आपको सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये आपको पहचान में भी ना आए तो इश्यू नहीं, सिर्फ आपको मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान रखना है। सबसे पहले डीएनए फिंगरप्रिंटिंग चैप्टर में हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का यूज देखना है कि किस चीज के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन क्या है, कि इट इज यूज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज यूज डेफिनेशन। ओके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की डेफिनेशन क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन। उस डीएनए के किसी पर्सन का जो आइडेंटिफिकेशन है, उस आइडेंटिफिकेशन के लिए उस पर्सन का डीएनए का यूज करना, दैट इज व्हाट इज अ डीएनए फिंगरप्रिंट। आपने स्टेट बोर्ड में बहुत ज्यादा डिटेल में ये स्टडी की है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैसे होती है। ध्यान में रखना, आइडेंटिफाइंग द पर्सन विद द हेल्प ऑफ डीएनए रेस्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड एज अ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्नोलॉजी है वो सबसे पहले फाइंड आउट की थी एलेक्स जैफरी साइंटिस्ट ने। एलेक्स जैफरी इस साइंटिस्ट ने, ब्रिटिश साइंटिस्ट था, इन 1984। देन वीएनटीआरएस जो है वो है, अब वीएनटीआरएस क्या है ये पहले समझ लो कि हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, हमारे बॉडी का जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए, आप लोगों को पता है। और डीएनए जो बनता है इट इज मेड अप ऑफ, आपको पता है फॉस्फेट ग्रुप रहता है, नाइट्रोजनस बेसिस रहते हैं, शुगर, पेंटोस शुगर वहां पे प्रेजेंट रहती है, इस सारे से बनता है डीएनए। अभी जो डीएनए है हम सब लोगों का, आप लोगों ने स्टेट में स्टडी किया है कि 99.9% डीएनए इज सिमिलर। हमारा जो डीएनए है 99.9% सिमिलर है और सिर्फ 0.1% डिफरेंट है। उस 0.1% को बोला जाता है वीएनटीआरएस, दैट इज अ वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स म्हणजे क्या? इट इज ये जो सीक्वेंसेस है इट इज अ बेस पेयर सीक्वेंसेस, जो कितनी होती है 200 to 100 बेस पेयर, इतनी सीक्वेंसेस डिफरेंट होती है। 200 to 120 to 100 बेस पेयर सीक्वेंसेस डिफरेंट होती है हमारे बॉडी में। बाकी की सारी दैट इज 99.9% सिमिलर सीक्वेंसेस प्रेजेंट होती है। तो जो डिसिमिलर है उसे बोला जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, दैट इज वीएनटीआरएस, विच इज डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम जो आइसोलेट की थी साइंटिस्ट ने ए वेमन एंड आर वाइट। आपको ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एलेक्स जैफरी ने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को फाइंड आउट किया था। वीएनटीआरएस जो है फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया था ए वेमन एंड आर वाइट साइंटिस्ट ने 1980 इन द यूनिवर्सिटी उता यूनिवर्सिटी में किया था। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। कितनी बेस पेयर सीक्वेंस है? अनयूजुअल सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है, 20 to 100 बेस पेयर का अलग सीक्वेंस प्रेजेंट रहता है। अब डीएनए आइसोलेशन में क्या किया जाता है? डीएनए को हम वंडर मॉलिक्यूल बोलते हैं। डीएनए से हम किसी का पेरेंट्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और किसी ने अगर कोई खून किया है, मर्डर किया है, तो उसे भी क्रिमिनल चीज के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोसेस दी है डीएनए आइसोलेशन। आइसोलेशन का क्या मतलब है कि कोई भी सैंपल जहाँ पे भी क्राइम हुआ है उस क्राइम सीन से आपको ब्लड सैंपल या फिर सीमेन या फिर रूट हेयर या फिर टिश्यू, इनमें से कुछ भी मिले तो वो आपको उठाना है, उसमें से आइसोलेट करना है, निकालना है, डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना है। सेकेंड क्या बोल रहे हैं? डीएनए एम्प्लीफिकेशन। डीएनए एम्प्लीफिकेशन का सीधा मतलब है कि अगर वहां पे उस जगह पे क्राइम हुआ, उस जगह पे सैंपल कम है, उसमें से डीएनए एक्सट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, तो उस डीएनए को फाइंड आउट करने के लिए विद द हेल्प ऑफ पीसीआर टेक्निक इन विट्रो। इन विट्रो मतलब जो लैब में की जाती है, बॉडी के बाहर होती है, लैब में की जाती है। तो पीसीआर टेक्निक से, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस के हेल्प से मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती है डीएनए को, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डीएनए एम्प्लीफिकेशन। देन डीएनए फ्रेगमेंटेशन। व्हाट इज डीएनए फ्रेगमेंटेशन? Restriction endonuclease. Restriction endonuclease is the enzyme which is used to cut the DNA at a specific site and into a different fragment length. उस डीएनए को एक स्पेसिफिक जगह पे कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम का यूज किया जाता है, और उसके हिसाब से डिफरेंट लेंथ के फ्रैगमेंट्स निकाले जाते हैं। तो उन फ्रैगमेंट को बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, RFLP, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म, रेस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। और जो मैंने बोला है कि कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट बाय द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, उस प्रोसेस को बोला जाता है रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन। वो इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन? कट द डीएनए एट अ स्पेसिफिक साइट विद द हेल्प ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ओके, सो इसमें हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है।
इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, व्हाट इज हैपन इन केस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस? इलेक्ट्रोफोरेसिस में एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसमें एगारोज जेल लोड किया जाता है। एगारोज जेल एक सब्सटेंस है, सेमी सॉलिड फॉर्म में, सेमी लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, उसे डाला जाता है। आप लोगों को पता है कि डीएनए पे पॉजिटिव चार्ज रहता है। जिस साइड पे डीएनए आपको अपलोड किया है आप लोगों ने, दिस इज एगारोज जेल, यहाँ पे हमने डीएनए ए सैंपल बी सैंपल सी ऐसे अपलोड किए, तो ये निगेटिव चार्ज हुआ। डीएनए पे निगेटिव चार्ज रहता है, दूसरी साइड में पॉजिटिव चार्ज अप्लाइड किया जाता है। उसके अपोजिट पॉजिटिव निगेटिव अट्रैक्शन के रूल के हिसाब से ये जो डीएनए बैंड्स है ये पॉजिटिव, ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स दी पॉजिटिव चार्ज और वहां पे बैंड फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे डीएनए इंपॉर्टेंट है, निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, एगारोज जेल मीडियम रहती है, और जो डिपेंड है मूवमेंट जो है लेंथ की, वो डिपेंड है लेंथ ऑफ द फ्रैगमेंट के लेंथ पे डिपेंड है उसकी क्या मूवमेंट। ओके, तो ये सारी चीजें हो गई, वहां पे। देन पॉलीमॉर्फिज्म, ओके, देन ये हो गया यहाँ पे। और यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन प्रेजेंट रहता है एगारोज जेल में, ध्यान में रखना। There is the presence of alkaline solution. With the help of that alkaline solution, double-stranded DNA converts into a single-stranded DNA. Then hybridization किसे कहें? Southern blotting. What is southern blotting? Southern blotting पे क्या किया जाता है? जो बैंड यहाँ पे फॉर्मेशन किए हैं, उस बैंड को शिफ्ट किया जाता है नाइट्रोसेल्युलेज मेम्ब्रेन पे। नाइलॉन मेम्ब्रेन भी बोला जाता है उसे, या फिर नाइट्रोसेल्युलस पेपर भी बोला जाता है मेम्ब्रेन में। तो उस बैंड को ब्लॉटेड किया जाता है, शिफ्ट किया जाता है नाइलॉन मेम्ब्रेन पे, उसे बोला जाएगा साउदर्न ब्लॉटिंग। देन हाइब्रिडाइजेशन मतलब सीधा सीधा होता है दोनों जिनका जेनेटिक मेकअप अलग है, उन जेनेटिक मेकअप अलग रहने वाले दो ऑर्गेनिज्म को कंबाइन करना, उसका जेनेटिक मटेरियल को कंबाइन करना, उसे हम हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। तो इसमें क्या किया जाता है, जो डीएनए हमको नाइलॉन शिप पे हमने ट्रांसफर किया है वो उसका सिंगल स्ट्रैंड, और जो हम प्रोब यूज करने वाले रेडियोएक्टिव प्रोब, ये आप लोगों को पता है व्हाट इज रेडियोएक्टिव प्रोब, तो उस सिंगल स्टैंडर्ड रेडियोएक्टिव प्रोब को कंबाइन किया जाता है इन दी हाइब्रिडाइजेशन। और फोटोग्राफी मतलब अब इस रेडियोएक्टिव प्रोब के वजह से इस डीएनए की इमेज आने के लिए वहां पे उस नाइलॉन शीट के साथ में एक एक्सरे फिल्म अटैच की जाती है, इसके वजह से ये अगर डीएनए है तो ये प्रोब है, तो इसके वजह से, इसके रेडियोएक्टिव नेचर की वजह से डीएनए पे क्या प्रेजेंट है उसकी इमेज एक्सरे फिल्म पे आएगी, दैट इज कॉल्ड एज अ फोटो। नाउ इन इंडिया द प्रोब इज फाइंड आउट बाय, सबसे पहले फाइंड आउट किया गया था लालजीत सिंह, डॉक्टर लालजीत सिंह ने ये सारी सिचुएशंस फाइंड आउट की है। यहाँ पे यूज किया जाता है बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट, ओके, बैंडेड क्रेट मिनी सैटेलाइट डिनोटेड बाय BKM। तो ये जो प्रोब है ये कहाँ से फाइंड आउट किया जाता है, तो आप लोगों को बताना चाहिए कि प्रोब इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फीमेल स्नेक। कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, फीमेल स्नेक से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। फीमेल में जो नंबर रहते हैं क्रोमोसोम XY रहते हैं, मेल में YY रहते हैं। जो Y क्रोमोसोम रहता है फीमेल का, वहां से एक्सट्रैक्ट किया जाता है रेडियोएक्टिव प्रोब। तो ये चीज ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आप लोगों को पता है, दैट इज डिनोटेड बाय HGP, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज HGP? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विच इज स्टार्टेड इन 1990 एंड एंड इनटू 2003। 15 ईयर प्लान था, 1990 में शुरू हुआ और 2003 में खत्म हुआ। तो ध्यान में रखना, ईयर इंपॉर्टेंट है। किसके कोलैबोरेशन से फॉर्मेशन हुआ, उसमें जो इंक्लूड थे वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो डिपार्टमेंट ने इस सारे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को प्लान किया था। और ये 15 ईयर प्लान था जिसमें 12 कंट्रीज इंक्लूड थी, जिसमें 12 कंट्रीज कोलैबोरेटिव कंट्रीज इंक्लूड थी, जिसमें उन्होंने फाइंड आउट किया था कि देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंसेस। कितनी बेस पेयर सीक्वेंसेस प्रेजेंट रहती है, देयर इज प्रेजेंस ऑफ 3 बिलियन बेस पेयर इन दी डीएनए। ओके, देन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने 2 मैप आपके सामने रखे हैं, एक है जेनेटिक मैप और एक है फिजिकल मैप। जेनेटिक मैप में क्या चेक किया जाता है, तो इट इज द अरेंजमेंट एंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस, बिटवीन द जीन्स के ऊपर, या फिर जेनेटिक मार्कर जो रहते हैं उन जीन और जेनेटिक मार्कर के बीच में जो अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस है या फिर अरेंजमेंट है, उनका स्टडी किया जाता है इन द जेनेटिक मैप। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक मैप में क्या होगा, इट इज द अरेंजमेंट एंड अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस बिटवीन द जीन एंड जीन मार्कर। ओके, तो इनका डिस्टेंस से कैलकुलेट करेगा। फिजिकल मैप में इजी है, इट इज फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स।
या अननोन डीएनए फ्रैगमेंट जो है उनके बीच में जो डिस्टेंस प्रेजेंट रहता है उसका स्टडी किया जाता है फिजिकल में। देन डीएनए को ब्लूप्रिंट बोला जाता है, आप लोगों को पता है। मॉडल ऑर्गेनिज्म मतलब जिसपे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी किया गया उन मॉडल ऑर्गेनिज्म के नाम है ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये नाम आपको ध्यान में रखना है। आप कैसे रखते हो देखो, इकोलाई, अरेबिडोप्सिस, इसके आपको अल्फाबेट अगर आपको ध्यान में रखना है तो फर्स्ट अल्फाबेट को ध्यान में रखो, तो आपको ये चीजें ध्यान में रखने के लिए इजी जाएगा। ओके, तो मॉडल ऑर्गेनिज्म ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोलाई है, अरेबिडोप्सिस है, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, सैक्रोमाइसिस ट्रिलिसाई है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर है। इसका नाम तो बहुत ज्यादा अजीबोगरीब है, कैइनोहैबिटिडिस। ओके, ये इसका नाम है, आपको ध्यान में रखना है। एलिगेंस और म्यूस्किलस। ओके, तो ये हो गए मॉडल ऑर्गेनिज्म जिसपे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टडी किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये फिजिकल में आपका जीनोम। देन इंसुलिन का स्टडी किया गया है। व्हाट इज इंसुलिन, आप लोगों को पता है इंसुलिन कहाँ से रिलीज होता है। इंसुलिन रिलीजेस फ्रॉम द पैनक्रियाज, पैनक्रियाज के जो बीटा सेल है, बीटा सेल ऑफ पैनक्रियाज, ओके, स्लेट ऑफ लैंगरहंस बोला जाता है, वहां से इंसुलिन रिलीज होना स्टार्ट होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इंसुलिन, इंसुलिन का क्या काम होगा, तो इट इज यूज और इट इज प्रोवाइड ग्लूकोज फॉर अ डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ग्लूकोज जो बॉडी में बनता है उसे डिफरेंट मेटाबॉलिक ऑर्गन तक या फिर डिफरेंट सेल तक पहुंचाने का काम कौन करेगा, इंसुलिन करेगा। तो ग्लूकोज बनाने का उसका काम नहीं है, ब्लड शुगर को मेंटेन करने का है, मतलब शुगर को प्रोवाइड करना है, ग्लूकोज को प्रोवाइड करना है डिफरेंट काम के लिए, एक्टिविटी के लिए, तो इट इज मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल। देन 1921 में कैनेडियन साइंटिस्ट जो है फेडरिक बैंटिंग एंड चार्ल्स, आप उसको ध्यान में बैंटिंग और चार्ल्स कर से भी रख सकते हो, बैंटिंग और चार्ल्स, इन्होंने आर्टिफिशियली एनिमल्स से एक्सट्रैक्ट किया फर्स्ट टाइम, डॉग के पैनक्रियाज में से एक्सट्रैक्ट किया। उसके बाद में जो डिकेड है, जो मरे हुए एनिमल्स है उनमें से भी एक्सट्रैक्ट किया। उनमें जो मॉडल था वो था पिग और कैटल्स, ये फर्स्ट टाइम डॉग के पैनक्रियाज से निकाला गया। उसके बाद में डिकेज रही है 1921 में हुआ एक साइंटिस्ट। डिकेड जो है वो पिग और कैटल्स के इसमें से निकाले गए। फिर 1980 में जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन बनाया गया और वो एक्सपेरिमेंट को बनाया गया इकोशिया कोलाई में, इकोलाई बैक्टीरिया में इंसुलिन को इंजेक्ट किया गया। ये सारी चीजें क्यों हुई, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ह्यूमन एनिमल्स के बॉडी में से, डॉग रहे, पिग रहे या फिर कैटल रहे, उनके बॉडी में से अगर हम पैनक्रियाज में से अगर हम इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हो, ह्यूमन बॉडी में यूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली देयर इज अ मोर चांसेस टू ट्रांसमिशन ऑफ डिसीजेस को ट्रांसमिट होने के चांसेस रहते हैं फ्रॉम एनिमल टू ह्यूमन बीइंग। तो उसको अवॉइड करने के लिए they can prepare in 1980 they prepare a genetically engineered vaccine, genetically engineered insulin in a E. coli. Okay, so ये चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो और आप लोगों को पता होना चाहिए अगर इंसुलिन बॉडी में नहीं है, बन नहीं रहा है, तो उससे जो डिसीज कॉज होता है वो है डायबिटीज मिलिटस। उससे जो डिसीज कॉज होने वाला है वो है डायबिटीज मिलिटस। उसके बाद में वैक्सीन प्रिपरेशन है। वैक्सीन फर्स्ट टाइम एडवर्ड जेनर साइंटिस्ट ने 1796 में फाइंड आउट किया था, और फर्स्ट जो डिसीज है उसके अगेंस्ट वो कौन सा था, स्मॉल पॉक्स। एडवर्ड जेनर इन 1796। देन उसके बाद में वैक्सीन प्रिपरेशन का तरीका आप लोगों को पता है कि जो मीडियम है उस पे पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म को ग्रो किया जाता है। देन पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म रिलीजेस टॉक्सिन, फिर टॉक्सिन रहता है कुछ दिन के लिए, फिर उसका कन्वर्शन टॉक्सॉइड में होता है। टॉक्साइड बहुत ज्यादा हार्मफुल नहीं होता है, तो टॉक्साइड कन्वर्ट्स इनटू एंटीजन, वो टॉक्साइड एंटीजन रिलीज करना स्टार्ट हो जाता है। उस एंटीजन में डाइल्यूएंट मतलब कुछ वाटरी फॉर्म में ऐड किया जाता है, एडजुवेंट ऐड किया जाता है। तो सबसे पहले व्हाट इज एडजुवेंट, इंप्रूव द इम्यूनिटी रिस्पॉन्स टू टॉक्सिन। एडजुवेंट ऐसा एक सब्सटेंस है जो इम्यून रिस्पॉन्स को बढ़ा रहा है टुवर्ड्स द टॉक्सिन, टॉक्सिन की रोकने के लिए, टॉक्सिन की ग्रोथ को रोकने के लिए इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर रहा है। तो वो ऐसा सब्सटेंस है। एडजुवेंट आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो एडजुवेंट ऐड हुआ, डाइल्यूएंट ऐड हुआ और फाइनली बनी वैक्सीन। तो ये हुआ वैक्सीन प्रिपरेशन। तो आपको इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने पहले ही यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। एडवर्ड जेनर 1796 स्मॉल पॉक्स, इम्प्रूव व्हाट इज एडजुवेंट। ओके, ये सारी प्रोसेस है।
देन ट्रांसजेनिक एनिमल, किससे बोला गया है ट्रांसजेनिक एनिमल? आप लोगों को पता है कि ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मोस्टली बिलोंगिंग टू अ लीव स्टॉक। लीव स्टॉक मतलब क्या कि मिल्क, ऊल, लेदर जिनसे मिलते हैं एज ए बाय प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, वो जो एनिमल्स है उन्हें लीव स्टॉक एनिमल्स बोला जाता है। ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए क्या किया जाता है कि जो जीन ट्रांसफर के तरीके से है, जीन ट्रांसफर उनका फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उनके बॉडी में जीन को इम्प्लांट किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है। तो जिनमें ये मॉडिफिकेशन किए जाते हैं उन एनिमल्स को बोला जाता है ट्रांसजेनिक एनिमल। और मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रांसजेनिक एनिमल के लिए प्रिफर किया जाता है माइस को। माइस को 95% चांसेस है प्रिफर करने के लिए एज अ ट्रांसजेनिक एनिमल, क्योंकि ये सुपर ओव्यूलेटेड होता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स है, फॉर एग्जाम्पल रैबिट है, रैट है, पिग है, शीप है, काऊ है, ये सारे के सारे ट्रांसजेनिक एनिमल। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम प्रेफरेंस दिया जाता है 95% वो है माइस को। सुपर ओव्यूलेटेड है मतलब एट ए टाइम एक जनरेशन में 40 एग्स फॉर्मेशन करेंगे इनसाइड, और उसमें से 20 ऑस्प्रिंग तो बनेगी ही बनेगी। ओके, सो इट इज रीजन बिहाइंड इट। देन आपको जो ट्रांसजेनिक एनिमल के कमर्शियल यूजेस दिए, वैल्यू दिए, पहले इसमें आपको दिया है स्टडी ऑफ डिसीज, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे मैंने स्टडी ऑफ डिसीज। किस किस डिसीज की स्टडी करने के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया जाता है? फॉर एग्जांपल है सिस्टिक फाइब्रोसिस, इसलिए CF लिखा है। देन रूमेटाइड आर्थराइटिस, देन अल्जाइमर ए। देन वैक्सीन सेफ्टी, मतलब पोलियो की फर्स्ट टाइम वैक्सीन की स्टडी करने के लिए यहाँ पे एनिमल का यूज किया गया था। बायोरिएक्टर में आप लोगों को पता होना चाहिए कि बायोरिएक्टर बनते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज करके, प्रोटीन लाइक प्रोटीन बनाते हैं। और अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन एक प्रोटीन है जो इम्फिजिमा डिसीज के अगेंस्ट में यूज किया गई थी। देन फिनिलकिटिनारिया, ये डिसीज है PKU, फिनिलकिटिनारिया, इस डिसीज के अगेंस्ट भी बायोरिएक्टर करके एनिमल्स का यूज किया गया था ट्रांसजेनिक एनिमल का। उसके बाद में 1997 में फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल काऊ जो फाइंड आउट की थी वो थी रोजी, ध्यान में रखना, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ दैट इज रोजी इन 1997। वो क्या करेगी? इट प्रोड्यूसेस मोर प्रोटीनेशियस मिल्क देन द नॉर्मल काऊ, 2 to 4 ग्राम पर लीटर, 2 to 4 ग्राम पर लीटर मोर प्रोटीनेशियस मिल्क प्रोड्यूस करके एज कम्पेयर टू नॉर्मल। केमिकल सेफ्टी के लिए बोला गया है। केमिकल सेफ्टी मैंने आप लोगों को बोला है कि केमिकल सेफ्टी मीन्स कि ये जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनमें पहले ही जीन इम्प्लांट किया जाता है, तो दे आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स दी व्हाट केमिकल्स के टुवर्ड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ओके, सो दीज आर द यूजेस। इसके बाद में आपके इसका लास्ट टॉपिक है जीन थेरेपी। किसे बोला है जीन थेरेपी? जीन थेरेपी 2 टाइप्स ऑफ जीन थेरेपीज आर देयर। 2 तरीके की जीन थेरेपी प्रेजेंट रहती है। एक है व्हाट, एक कौन सी जीन थेरेपी है? जीन थेरेपी सोमैटिक और जर्म लाइन, सोमैटिक एंड जर्म लाइन जीन थेरेपी। सोमैटिक जीन थेरेपी किसे बोलेंगे हम? फॉर द सोमैटिक जीन थेरेपी में क्या होता है कि सोमैटिक सेल मॉडिफाइड किए जाते हैं। सोमैटिक सेल गेट मॉडिफाइड टू चेंज और टू करेक्ट अ जेनेटिक डिफेक्ट। किसी जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए सोमैटिक सेल यूज किए जाएंगे, उसे हम सोमैटिक जीन थेरेपी बोलेंगे। जर्म लाइन सेल जीन थेरेपी मतलब क्या कि किसी जेनेटिक डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए जेनेटिक जर्म लाइन सेल, जर्म लाइन आपको पता है, जर्म लाइन सेल आर ओनली प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल प्रेजेंट ऑल ओवर द बॉडी एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट को छोड़ के सब जगह पे जो सेल प्रेजेंट रहते हैं उन्हें सोमैटिक बोला जाता है, और जो रिप्रोडक्टिव पार्ट में सेल प्रेजेंट है उन्हें जर्म लाइन सेल बोला जाता है। ओके, तो सोमैटिक सेल का अगर यूज हो रहा है करेक्ट जेनेटिक डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए तो उसे सोमैटिक जीन थेरेपी बोला जाएगा। अगर जेनेटिक डिफेक्ट करेक्ट करने के लिए जर्म लाइन सेल का यूज किया जाएगा तो उसे जर्म लाइन जीन थेरेपी बोला जाएगा। तो इसके तरीके से आपके यहाँ पे 10 जीन आपको प्रोवाइड किए। सबसे पहला था टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर जीन। टिश्यू प्लाज्मोजिन एक्टिवेटर जीन ये कब यूज होता है? अगेंस्ट द रिवर्स ब्लड क्लॉट्स। उसके बाद में ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसर जीन। ओके, तो ये 10 जो जीन की हिस्ट्री है आपको प्रोवाइड की गई है, तो ये 10 की लिस्ट आपको ध्यान में रखनी है। मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करूंगी। 10 के 10 की जीन आपको ध्यान में आपके ब्रेन में फिक्स करके रखना है कि इन 10 जीन के नाम आपको किसी भी तरीके से मल्टीपल चॉइस में पूछे जा सकते हैं। तो आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को 10 भी जितने भी जीन थेरेपी के नाम आपको प्रोवाइड किए गए हैं ये सब के सब आपको बताना है। ओके, जैसे हमने ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन के बारे में बोला है, आपको ग्रोथ बीटा फैक्टर दिया है, आपको ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर दिया है, उसके बाद में ह्यूमन इंसुलिन दिया है, उसके बाद में ब्लोवाइन फैक्टर दिया है, उसके बाद में रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन दिया है, उसके बाद में जेनेटिकली इंजीनियर्ड माइक्रोब्स दिए हैं, उसके बाद में जेनेटिकली इंजीनियर्ड बैक्टीरिया दिए हैं। तो जो 10 जीन है उन 10 जीन का यूज
किस डिसीज के अगेंस्ट हो रहा है वो आपको ब्रेन में, आपके माइंड में फिक्स करके रखने हैं। ये मैं आपको रिपीट इसलिए कर रही हूँ कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 10 जिम के नेम। तो मैं आपको अभी कितने भी बताऊँ आपको ध्यान में नहीं रहेंगे, लेकिन आपको ये खुद से वो 10 जिम की जो लिस्ट आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की है वो आपको ध्यान में रखना। इज इट क्लियर? ओके, सो थैंक यू।